हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंगुलर वेरिएबल से। ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे कभी भी जो नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसे हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जैसा कि नाम है सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कल पे मोशन करेगा तो उसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन को हम सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। इट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन हो गया। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन में समझेंगे एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में। जैसे अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, प्लेन में मोशन कर रही है, तो उसकी एक डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है। उसी तरह यहाँ पे एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि एंगुलर डिस्टेंस होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेरिएबल्स की, जिसमें कि तीनों आते हैं। इसको समझने के लिए पहले आप एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स, ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया और ये इसका ऑरिजिन हो गया ओ। अब मान लेते हैं कि ये किसी प्लेन में है और ये पॉइंट ओ है, ये जो इसका रेडियस है, मतलब सेंटर जो है, यही इसका एक किसी एक्सिस का ऑरिजिन भी है। और ये हो जाएगा ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब इसके जो सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई बॉडी जो है ये मोशन कर रही है, इस पाथ पर कोई बॉडी मोशन कर रही है। मानते हैं कि एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर ही होगी। तो ओ पी को अगर हम ड्रा करें तो एट टाइम टी पे पार्टिकल पोजीशन पी है, तो उसका जो एंगुलर पोजीशन होगा वो होगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। मीन्स कि अगर मान लें कि ये थीटा एंगल बना रही है, तो एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी द एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही चीज़ है। एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज थीटा। एट पॉइंट पी पे टाइम टी, जो पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा। अब पार्टिकल मोशन कर रही है तो कुछ समय बाद पार्टिकल पोजीशन फिर चेंज होगा। मानते हैं कि आफ्टर डेल्टा टी टाइम, आफ्टर डेल्टा टी टाइम पार्टिकल है वो किसी दूसरे पॉइंट पी डैश से पहुँची। अब यहाँ पे एंगुलर पोजीशन चेंज हो जाएगा। मानते हैं कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन जो है वो है डेल्टा थीटा। मीन्स जब पार्टिकल टी पे थी तो उसका एंगुलर पोजीशन था थीटा। अब जब टाइम टी था तो पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन था थीटा, और जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी है तो पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन है
थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो ये जो चेंज हो रहा है पार्टिकल के पोजीशन में, इसी के रेट को अगर हम फाइंड करें विथ टाइम तो हमको मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल with time is called एंगुलर वेलोसिटी। जब सिर्फ वेलोसिटी की बात करते तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम था। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर पोजीशन अपन टोटल टाइम हो जा रहा है। अब एंगुलर पोजीशन को हम थीटा से डिनोट भी करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्योंकि जो टाइम इंटरवल लिया है डेल्टा टी ये बहुत छोटा लिया है, मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली टेंस टू जीरो ले लिया है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ टाइम, तो हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू आ गया डी थीटा बाई डी टी। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू होता था v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू हो गया डी थीटा बाई डी टी। सिमिलरली एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन टोटल टाइम टेकन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस रेट से किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है वही उस बॉडी का, उस पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। हम एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और अगर हम ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी पुट कर दें तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू होगा डी टू थीटा अपान डी टी टू। तो ये आ गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई कुछ भी कहो आप। अब किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या फिर जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये दो डायरेक्शन में लगता है, एक लगेगा टेंजेंशियली और एक लगेगा रेडियली। इसको समझते हैं। इसको समझने के सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडियली और टेंजेंशियली यूनिट्स कैसे लगते हैं, यूनिट वेक्टर्स कैसे लगते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स along रेडियस एंड टेंजेंट, इसको आप समझो। अब मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर ओ है जो कि ऑरिजिन हो रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये पार्टिकल पॉइंट पी पे है और इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा। अब अगर हम इस ओपी को फर्दरली एक्सटेंड करें और ले जाएं इस पॉइंट ए तक, और साथ ही साथ हम जी इस ओपी पे परपेंडिकुलर ड्रा करें
जो कि इस पॉइंट के टेंजेंशियल हो, कुछ इस तरह। मान लेते कि ये पॉइंट है पी बी। तो अब जो पी ए वेक्टर है ये हो जाएगा रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर। वेक्टर पी ए हो जाएगा रेडियल यूनिट वेक्टर। यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो हमारा वेक्टर पी हो गया रेडियल यूनिट वेक्टर, और वेक्टर पी बी हो जाएगा टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। समझिए। तो जो यूनिट वेक्टर रेडियस के पैरेलल हो, रेडियस से एक्सटेंडेड हो आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा रेडियल यूनिट वेक्टर। और जो रेडियस पे टेंजेंशियली परपेंडिकुलर हो, मतलब कि जिस पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर, जो टेंजेंशियल होगा, वो हो जाएगा टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो ये होता है रेडियल यूनिट वेक्टर और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। साथ साथ हम वेक्टर पी ए को, अब पी ए हर जगह लिखेंगे नहीं, इसलिए हम रेडियल यूनिट वेक्टर को वेक्टर ई आर से डिनोट करते हैं और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को वेक्टर ई टी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा एक्सेलरेशन था अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये इन दोनों का जो एडिशन है, जो सम है, वो वेक्टर है। सॉरी, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का मतलब दोनों डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है उन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यही है। अब अगर इन्हें हम अलग अलग तोड़ दें, या फिर आप कहो कि इसका टेंजेंशियली और रेडियली इसको अलग अलग लिखें हम, तो अल्फ़ा टी इक्वल टू होगा डी ओमेगा टी बाई डी टी, और अल्फ़ा आर इक्वल टू डी ओमेगा आर बाई डी टी, टेंजेंशियली और रेडियली दोनों अलग अलग। अब जैसे कि हमने मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था कि अगर हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख दें और यहाँ पे एफ इक्वल टू एम में अप्लाई करें, तो हमको 3 इक्वेशंस मिलते हैं जिनका यूज़ करके हम इस बॉडी का कुछ भी एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो फॉर्मूला है अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, लेट अल्फ़ा इज कांस्टेंट। मान लेते हैं कि अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करें बोथ साइड, तो यहाँ पे अल्फ़ा कांस्टेंट है तो टाइम चेंज होगा फ्रॉम 0 से टी, और जो ये ओमेगा है ये ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी से लेके ओमेगा फाइनल वेलोसिटी तक डिफ़र करेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा टी, मीन्स ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। जैसे हमने मोशन इन प्लेन में पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी था इनिशियल वेलोसिटी, यू था v था फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन और t था टाइम। इसी तरह यहाँ पे जो ओमेगा है ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फ़ा तो पता है आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी जो है वो है टाइम। ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली जैसे कि हमने वहाँ पे किया था वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक और फार्मूला, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन होगा
ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो ये हमारे 3 इक्वेशंस हैं एंगुलर वेरिएबल्स के लिए, जिनका यहाँ पे कि जो हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है, और इनका यूज़ करके हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उनकी एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल हाइट, फाइनल एक्सेलरेशन, एंगुलर पोजीशन, टाइम, इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात हुई एंगुलर वेलोसिटी की। अब एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी तो है, लेकिन अगर जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है, वो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों में अलग अलग फॉर्म में दे दी हो, तो उस कंडीशन में सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन फार्मूला होता है वो दूसरा होता है। तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन अल्फा इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ई आर प्लस डी टी ऑफ वी इंटू ई टी वेक्टर। ये होता है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। और एक फार्मूला उस कंडीशन में लगेगा जब हमको रेडियल और टेंजेंशियल दोनों वेलोसिटी अलग अलग दी हो। ये रेडियल है तो ओमेगा अलग स्क्वायर है, और टेंजेंशियल है तो जो वी होता है सिर्फ वेलोसिटी वो लगा है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी दे रहा है। आर रेडियस ही है, ई आर रेडियल यूनिट वेक्टर है, और ई टी टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन का फार्मूला। अब हम इसी फार्मूला का यूज करके किसी बॉडी की मोशन को पता कर सकते हैं कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। लेकिन वो समझने से पहले हम समझते हैं कि हम किसी बॉडी को कब कहें कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, अब कब कहें कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसमें ये फार्मूला में क्या चेंज आ रहा है वो देखेंगे। तो हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। किसी बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है मीन्स कि वो बॉडी जो है किसी एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए circular path with uniform speed, then the motion is called uniform circular motion UCM। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे एक यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करेगी तो उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो सिर्फ और सिर्फ जो कि रेडियल डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन करती है। मीन्स कि सर्कुलर फॉर्म है, इसे मोशन कर रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स दी रेडियस होगा। मीन्स कि यहाँ पे डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो होता है, डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन फार्मूला है अल्फा वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ई आर प्लस डी वी बाई डी टी वेक्टर ई टी। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो गया है, तो अल्फा वेक्टर अल्फा इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ई आर। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
अब हम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा होता है वी बाई आर, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है। अगर इसको हम पुट करें तो अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू आर मीन्स बी स्क्वायर बाई आर, ये भी हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर बाई आर, जो कि टूवर्ड्स दी सेंटर है। ये एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, रेडियली इनवर्ड लग रहा है, ठीक है। रेडियल यूनिट वेक्टर कही जा रहा है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। और जब एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर हो तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये इनवर्ड हो रहा है, रेडियली इनवर्ड हो रहा है, जिसके कारण जो बॉडी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है जो हमारा फोर्स होगा वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट एक्ट्स रेडियली इनवर्ड on a body which perform uniform circular motion। सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स होता है जो कि रेडियली इनवर्ड एक्ट करे इस बॉडी पे जो बॉडी की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अप्लाई कर रही है, वही कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये F इक्वल टू होता है एम ए, यहाँ पे अल्फ़ा है और अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर लिखो आप। तो F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ई आर। ये बात हुई सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं हम तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? इसका है द फोर्स दैट एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड on a body which perform uniform circular motion। जब फोर्स किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं बॉडी पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो तो उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। इसको समझने के लिए मान लो कि एक कैबिन है, इतनी बड़ी कैबिन है, ठीक है, और ये इसमें एक्स एक्सिस होगा, ये वाई होगा और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस के अलग कैबिन रोटेट कर रही है और इसके एक कॉर्नर पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है एक कॉर्नर पे, ठीक। और ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, रफ सरफेस है। अब अगर हम इसको अर्थ या फिर हथकन से देंगे तो हम कहेंगे कि ये बॉडी है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स एन लग रहा है एम जी, ऊपर तरफ नॉर्मल लग रहा है एन, और ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है एक यूनिफॉर्म सेट के साथ, तो इस पर फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में, जो कि सेंटर की तरफ लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स एफ। अब इसी को अगर हम
इस आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें, मतलब इस कैबिन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो तो रेस्ट में, वो मोशन तो कर ही नहीं रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है और इधर फोर्स भी लग रहा है, लेकिन एक और स्यूडो फोर्स है जो कि सेम फोर्स के सेकेंड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि रेडियली आउटवर्ड है, और उसी फोर्स के कारण जो बॉडी है वो रेस्ट में है। और ये जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। और इस टाइप के फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगता है किसी बॉडी पे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू होगा m ओमेगा स्क्वायर r के। तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r, और उसी स्यूडो फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बात हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मोशन कर रही हो और उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट ना हो, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। When a body moves on a circular path with a variable velocity, then the motion of the body called non-uniform circular motion। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, उस मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस कंडीशन में टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सेलेरेशन लेंगे, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अल्फा आर इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई आर। और सॉरी रेडियल एक्सेलेरेशन हो गया ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अल्फा टी इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन अल्फा इक्वल टू होगा रूट ओवर अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा टी स्क्वायर, रेडियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर का होल रूट। ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक्सेलेरेशन अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो गया किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अगर पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट मतलब कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी जो रेडियल एक्सेलरेशन है और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इनके बीच के एंगल कितना है, तो इनके बीच के एंगल को हम अगर हम इसको tan x इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी टी अपॉन वी स्क्वायर बाई आर। जो x है इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है। तो ये बात हुई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो अब हम समझेंगे कि कोई पार्टी कोई व्हीकल जब कि सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो एक सेफली मोशन कर सके, एक सेफली टर्न ले सके, साथ ही साथ उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे और बैंकिंग ऑफ रोड क्यों किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे पहले हम सर्कुलर टर्निंग समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, इसका एक सेंटर है और यहाँ पे कोई एक व्हीकल है जो कि v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। अब इसकी जो वेलोसिटी है उसका कारण इस व्हीकल का खुद का फोर्स है, लेकिन इस पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो होगा नीचे की तरफ वेट mg, नॉर्मल n और एक फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर fs। तो इस बॉडी इस व्हीकल का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह होगा
ऊपर नॉर्मल एन, नीचे वेट mg, और ये fs जो कि फ्रिक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर। ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो n इक्वल टू एम जी के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन फ्रिक्शन के अपोजिट में कुछ नहीं है, तो बॉडी को तो सेंटर की तरफ आना चाहिए ना। फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है तो बॉडी को सेंटर की तरफ आना चाहिए, लेकिन बॉडी सेंटर की तरफ ना आके अपने पाथ पे मोशन करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेडियल एक्सीलरेशन लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका रेडियल एक्सीलरेशन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ इस साइड में ए आर। तो जो ए आर की वैल्यू है वो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस के इक्वल है। तो ए आर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू हो जाएगा, इधर सिर्फ फोर्स है तो इधर का जो फ्रिक्शन का एक्सीलरेशन होगा वो होगा एफ एस बाई मास एम। एम जो है मास ऑफ व्हीकल है, तो वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू हो जाएगा एफ एस बाई एम के। तो वेलोसिटी वी इक्वल टू हो जाएगा, इस एफ एस को हम लिख सकते हैं म्यू एस एन अपॉन एम इंटू आर वी स्क्वायर आवर। अब यहाँ पे अगर एन की वैल्यू देखें तो यहाँ से एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी के, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस एम जी आर अपॉन एम। तो एम से एम कैंसिल, वी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर म्यू एस एम जी आर, सॉरी म्यू एस आर जी। साथ ही साथ अगर यहाँ से हम एफ एस निकालें तो यहाँ पे एफ एस इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन पुट करते हैं यहाँ पे म्यू एस एन एम वी स्क्वायर बाई आर, तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम से एम कैंसिल, तो म्यू एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। मीन्स कि जो म्यू एस की वैल्यू है वो वी स्क्वायर बाई आर जी के इक्वल टू होगी। तो यहाँ पे एक और बात ध्यान देना कि जो म्यू एस की वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन, सॉरी म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी होगा। वी स्क्वायर आर जी की वैल्यू म्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ इसका यूज करें तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वी मैक्स इक्वल टू होगा अंडर रूट म्यू एस आर जी। और इसका यूज हम यहाँ करें तो इसको हम इक्वल टू लगा के लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर म्यू एस आर जी होगा, क्योंकि जो सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू होगा रूट ओवर म्यू एस आर जी के, और वेलोसिटी उससे कम होगी एक सेफली टर्न के लिए किसी भी सर्कुलर पाथ पे। अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा होती है तो जो बॉडी है उसका अपना बैलेंस खो देगी और उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक हॉरिजॉन्टली सर्कुलर टर्निंग पे बॉडी की मोशन होगी। अब जो रोड्स होते हैं उनकी बैंकिंग की जाती है, ऐसा क्यों होता है और उससे क्या फ़ायदा है वो देख लेते हैं। तो बैंक्ड रोड उसे कहते हैं जो रोड्स एक साइड से उठे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान लीजिए व्हीकल है तो ये हॉरिजॉन्टल ये होगा, तो इसका जो स्पेस होगा वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एक एंगल बनाएगा, मान लेते हैं एंगल बनाया थीटा। ये वर्टिकल है तो जो इसका नॉर्मल होगा वो भी वर्टिकल से एंगल बनाएगा थीटा एन थीटा। तो इसका हम अलग से एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये व्हीकल है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस,
और ये है इस व्हीकल की एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। तो जो नॉर्मल होगा वो भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा, एन ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा एन साइन थीटा। वेट एम जी नीचे की तरफ ही लगेगा। फ्रिक्शन भी एक एंगल बनाएगा थीटा एफ एस, तो ये हो जाएगा एफ एस साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो फ्रॉम द डायग्राम अगर हम देखें तो एन कॉस थीटा बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा प्लस एम जी के। एन कॉस थीटा इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा प्लस एम जी के। तो एम जी बराबर हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन, सॉरी एफ एस साइन थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा मीन्स कि एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एम जी इक्वल टू आ जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये हो गया हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये जो व्हीकल है ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, मीन्स कि यहाँ पे एक रेडियल एक्सेलरेशन ऑटो की तरफ लग रहा है जिसकी वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होगी। लेकिन इसका यहाँ पे हम रेडियल एक्सेलरेशन ना लेके एक स्यूडो फोर्स लेंगे जो कि ऑटोमेटिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो थोड़ा सा जो मतलब रोड है वो बैंगड हो गया है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल चेंज हो गया है। स्यूडो फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू होगा, स्यूडो क्या है उसको आप रेडियस से मानो, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर बाई आर है और एम लगा दिए तो एम बी स्क्वायर बाई आर फोर्स हो गया है और यहाँ पे एम भी फोर्स ले रहे हैं। एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, तो एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू हो जाएगा एन म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट करें, इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी इक्वल टू एन म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एन से एन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, हम और साथ ही साथ हम दो ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो v इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये आ गई वेलोसिटी जो कि एक बैंक रोड पे कोई व्हीकल एक्वायर कर सकती है एक सेफली मोशन के लिए। अब यहाँ पे एक केस है, उस केस में कहता है उसमें कहता है कि इफ़ म्यू एस इक्वल टू जीरो मीन्स कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस हो जाए तब क्या होगा। तो सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा तो म्यू एस वैल्यू जीरो जाएगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर आर जी टेन थीटा। ये वेलोसिटी हो जाएगी और जिस एंगल से जो रोड बैंक्ड है वो हो जाएगा थीटा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी मीन्स
थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इस एंगल पे जो मतलब जो रोड है वो बेंड है इस एंगल पे। तो इस तरह से हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट ख़त्म होता है और चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।